किए हैं सब लोग रिवाइज किए हैं? हैं? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब रिवीजन नहीं किया है। आयुष, रिवाइज किए हो? खड़ा हो जाओ, बताओ क्या रिवाइज किए हो? हाँ, कल जो पढ़ाए थे, परसों जो पढ़ाए थे, बताओ। हाँ, बोलो क्या होता है? अच्छा ठीक है, बताओ। अच्छा, और अच्छा, कल भी क्वेश्चन कराए थे, परसों भी क्वेश्चन कराए थे। यूनिट वेक्टर, तुम आई कार्ड कहाँ हैं? चलो बाहर, चलो बाहर चलो बाहर। अब एक्शन होगा, चलो बाहर, उधर हॉल में बैठो। तुम तीनों उठो, दोनों उठो, दोनों हॉल में जाओ, दोनों उसके साथ हॉल में जाओ, बैठ के पढ़ो, जाओ। जाइए हॉल में बैठ के पढ़िए, वहाँ हॉल में बैठ के सेल्फ स्टडी कीजिए। जाइए, चलो दोनों हॉल में बैठ के, कह रहे हैं ना, जाओ हॉल में बैठ के सेल्फ स्टडी करिए। जाइए, आज का क्लास नहीं है, और उसके बाद यदि ये दोबारा रिपीट हुआ तो 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड करेंगे। जाइए, हॉल में बैठिए, जाइए। कह रहे हैं जाओ, हम मानने वाले ऐसे आदमी नहीं हैं। हॉल में बैठ के चले जाइए, ये जानते हैं मेरे बारे में, इसीलिए अभी आप लोग धीरे धीरे जानिएगा, ठीक है? दोनों आई कार्ड पहनते हुए चले जाइए। अब बिना आई कार्ड कोई नज़र आएगा वो क्लास से बाहर हो जाएगा सीधे। इफ़ बट कुछ नहीं कि सर टूट गया, फलना हुआ, ढेकना हुआ, है कि नहीं? हम खा के आए, किसी को चिंता है? नहीं, हमारा क्या चिंता है आपका? पढ़िए मत पढ़िए। चलिए, बैग लेके जाना तो बैग लेके जाओ, सेल्फ स्टडी करो, जाओ। स्मार्ट बोर्ड ओपन करना होगा, वीडियो लेक्चर देखना होगा, जो देखना है देखिए, क्लास नहीं करने देंगे। कल आइएगा क्लास करने। आइए, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट अभी नहीं पढ़ाए हैं, अभी तो प्रॉपर्टीज़ है, ये पढ़ाएंगे आज, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवाइज किए हैं? सनी कुमार खड़ा हो जाए। क्या क्या रिवाइज किए हो बताओ, बोलो, बोलिए। अच्छा, पॉलीगॉन वेक्टर कर लिए हो, चलो बताओ। पॉलीगॉन वेक्टर में 2 या 2 से अधिक वेक्टर को ऐड किया जाता है। अच्छा, इनिशियल पोजीशन फिर से बोलो। पॉलीगॉन वेक्टर में 2 या 2 से अधिक वेक्टर को ऐड किया जाता है। हाँ, उसके इनिशियल पोजीशन। अच्छा, और आगे? हाँ, आगे बोलो। और क्या क्या पढ़े हो, और कौन कौन वेक्टर पढ़े हो? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? सब लोग पलटिए, नहीं जवाब दीजिएगा, खड़े रहिएगा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, आज तुम बोलो, नाम तुम्हारा भूल गए। सौरभ, स्वरूप, हाँ बोलो। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताओ। To break a vector into its component, it is reverse to vector addition. अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ Vector. वेक्टर्स। आइए, हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट याद है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम टाइम यदि 3 न्यूटन है
तो 4 न्यूटन यही ऐड हो पाएगा। यदि 3 kg है प्लस 4 मीटर है तो ये ऐड नहीं हो पाएगा। ऐसा हमने पढ़ा है। सेम टाइम में क्वांटिटी ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अब हम इसके आगे क्या समझेंगे, इसके आगे हम ये समझेंगे कि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने, अभी ध्यान से देखिएगा, कुछ लिखना नहीं है, एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड। इसका मतलब है कि हम मीटर और टाइम सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड में कैसे लिखेंगे, स्पीड v बराबर आप 1/सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीटर से। क्या ऐसा कर रहे हैं क्या? तो सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? नहीं, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वो ऐसा नहीं कहता। मल्टीप्लाई कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ हो सकते हैं या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जाम्पल में फोर्स पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है 9th क्लास में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर क्या होता है, हाँ, G m1m2/r²। तो आप ध्यान से देखिए, ये तो फोर्स है, ठीक। कैसे मिला, तो फर्स्ट मास सेकेंड मास दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने से उनके सेपरेशन का स्क्वायर से। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और डिवीज़न भी हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटी अलग है, ये फिजिकल क्वांटिटी अलग है, और जो डिवीज़न हो रहा है वो भी अलग है। ये इसका यूनिट है kg, इसका यूनिट है मीटर, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये फिजिकल क्वांटिटी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसकी बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी एक साथ मल्टीप्लाई हुए हैं। सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट जो होता है वो डायमेंशनलेस भी हो सकता है, कांस्टेंट डायमेंशनल के साथ भी हो सकता है। जैसे ये डायमेंशन के साथ है, और हाँ डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, अरे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो यूनिट होता है, उसका डायमेंशन होता है। और उसका भी तो होगा s = ½ इट इसका उधर हाफ कांस्टेंट होगा, उसका कोई उधर वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। कांस्टेंट और न्यूमेरिकल वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस आता है। ये कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे प्लैंक कांस्टेंट पढ़े हैं ना, हाँ, तो यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए लाया गया है। जैसे मेनली F = ma पढ़ते हैं आप, तो F = kma होता है, जिसमें k क्या है, हाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक। तब F बराबर ma आता है। आप NCERT बुक देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है। अब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, इसमें वेक्टर्स को ऐड करेंगे। वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या है, पहला जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, ठीक। इसको अच्छे से ऐसे समझ लें कि इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, ठीक है। अब इसमें 2 कंडीशन है। हम लोग क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, स्केलर वैल्यू के साथ। तो स्केलर वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू में डिफरेंस है। एग्जांपल देखिए क्या करें, एग्जांपल, तो इस एक वेक्टर को यदि हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, रिजल्ट में क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा या वेक्टर मिलेगा? क्यों वेक्टर मिलेगा, बोलिए, क्या बोल रहे हो? हाँ, नहीं तो रिजल्ट में वेक्टर क्यों मिलेगा, ये सवाल है मेरा। इसका मैग्नीट्यूड से ही होगा ना, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो रह जाएगा। अच्छा, एग्जांपल जैसे इसमें बताइए हमको, जैसे मोमेंटम p बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन
मतलब वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर लिख सकते हैं v इंटू वी कैप लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखेंगे तो m इंटू वी कैप, तो ये दोनों मिलकर मल्टीप्लाई होगा और ये m भी बनेगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा किसका, इस p वेक्टर का, और जो डायरेक्शन है वो v कैप होगा। इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ v कैप विल बी द डायरेक्शन ऑफ, बोलिए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p, यानी वेक्टर p का डायरेक्शन वही होगा जो v कैप का होगा। इसका मतलब इस रिलेशन से चले तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ से, इस रिलेशन से, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है क्योंकि स्पीड पे कभी एरो नहीं आएगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम p। इसका मतलब यहाँ से 2-3 कंक्लूडिंग पॉइंट है और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि p का डायरेक्शन वही होगा जो v का डायरेक्शन होगा, लेकिन क्या v का मैग्नीट्यूड वही होगा जो p का मैग्नीट्यूड होगा, या p का मैग्नीट्यूड वही होगा जो v का मैग्नीट्यूड होगा? नहीं, क्योंकि v का जो मैग्नीट्यूड है उससे m मल्टीप्लाई हुआ है और m स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और कांस्टेंट में डिफरेंस है। स्केलर और कांस्टेंट में एक मेजर डिफरेंस इस बात का है कि एक स्केलर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, स्केलर या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, लेकिन कांस्टेंट पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात किसी कर रहे हैं, स्केलर का। तो मास का मल्टीप्लिकेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से होगा, तो वही मैग्नीट्यूड किसका बनेगा, p का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब हम यहाँ ध्यान से देखिए वेक्टर कैसे रिलेट करता है, वेक्टर p इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, और m कितना है, m 2 kg है। तो अब हमारा p कैसे डिफाइन होगा, देखिए p बराबर क्या होगा, m2, और ये कितना है 30, और यहाँ ईस्ट पर कैप दे दिया, तो 2 इंटू 30 क्या बना, 60। तो वेक्टर p इज इक्वल टू 60 और ये होगा kg मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट। अब ये होगा e कैप, ये बन गया वेक्टर p। तो अब यहाँ पर हमने जो एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिया है उसके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, डिफरेंस देखने को ये मिल रहा है कि वेक्टर p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड है और उसका डायरेक्शन है। तो अब आप रिजल्ट में देख रहे हैं क्या कि 60 हो गया। इसका मतलब है जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड नहीं होगा। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड वही होगा जो एक स्केलर वैल्यू को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने पर बनेगा, और डायरेक्शन वही होगा उस वेक्टर का जो पहले वाले वेक्टर यानी कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही होगा। समझ पाए इस बात को? इसलिए किस केस में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के टर्म में जो रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा, मिल भी रहा है एक वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड इस बात पर डिपेंड करेगा कि स्केलर का और वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, और डायरेक्शन उस वेक्टर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। समझ पाए? इसी में एक और हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं उसको। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 2 कह रहा है F इज इक्वल टू ma, याद है ये? तो F इज इक्वल टू ma, फोर्स को मल्टीप्लाई की, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब मान लेते हैं लेट, थोड़ी देर के लिए समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन a है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, सपोज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम न्यूमेरिकल वैल्यू इसलिए ले रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट क्लियर समझ में आए। और ये एंगल 45 है, ठीक है, ग्राउंड के साथ, यानी एक्स एक्सिस का कितना एंगल बन रहा है, 45 बन रहा है। तो इस वेक्टर a के बारे में कहा गया, मास आप मान लीजिए m, तो m मान लीजिए 6 kg, सपोज 6 kg है। तो अब हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स बराबर क्या होगा, m इंटू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और a कैप। ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं? ठीक, तो a कैप लिख सकते हैं ना। अब वेक्टर p जो हमारे पास ये 45 डिग्री है, तो वहाँ पर इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 20√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग चले ध्यान से देखिएगा यहाँ,
तो F इज इक्वल टू लिखने वाले हैं M और A इंटू A कैप, तो हम क्या लिखेंगे A की जगह पर? A की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 20√2 1/√2 I कैप प्लस 20√2 इंटू 1/√2 J कैप, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ F इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है? 6, तो 6 इंटू ये कैंसिल आउट होगा 20 I कैप और प्लस 20 J कैप। अब इसको फिर लिखेंगे F इज इक्वल टू, तो 20 इंटू 6 कितना हो गया? 120 I कैप प्लस 120 J कैप। अब हमारा ये फोर्स वेक्टर डिफाइंड हो गया। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन था, क्या वही फोर्स का डायरेक्शन है या अलग अलग है? I am talking about simply the direction of a vector. I am not talking about the magnitude of the vector. एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, क्या वही फोर्स का डायरेक्शन है? तो एक्स, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना ले सकते हैं आप? फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बोलिए। √2 इंटू 120 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 120√2 होगा। तो 120√2 का वैल्यू 120 से ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर, तो हम फोर्स वेक्टर को दिखाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज़ इक्वल टू, और इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे? यहाँ पर 120√2 न्यूटन। तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का है वही फोर्स का है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन से, क्योंकि मास मल्टीप्लाई हुआ है। मास या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, ठीक? हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जिधर फोर्स लग रहा है उधर एक्सेलरेशन है। आपको इस बात से एक चीज़ और भी समझ में आएगा यहाँ पर कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, F नेट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, है ना? जैसे इससे पहले क्या हो रहा था, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी था उसी डायरेक्शन में मोमेंटम था, है ना? उसी तरह जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। सही मायने में होता ये है कि जिस बॉडी पे जिधर फोर्स लगता है एक्सेलरेशन नेट उसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है? अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। आप आगे आएंगे, आने वाले भविष्य में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे F इज़ इक्वल टू QE पढ़ेंगे। आपके सीनियर पढ़ रहे हैं इसको, आप पढ़ेंगे F इज़ इक्वल टू QE। ये कुछ उसी तरह से है जैसे F इज़ इक्वल टू, क्या पढ़े अभी, कुछ उस तरह से मैच कर रहा है। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप 11th जैसे 12th में पहला जैसे स्टार्ट करेंगे तो इसी से स्टार्ट करेंगे। अब आप सोचिए कि यदि आपको वेक्टर का नॉलेज नहीं है, जब ये वेक्टर भी पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी 11th स्टार्ट भी नहीं हुआ है और ये 12th में फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है? तो आपको यदि ये चीज़ का नॉलेज नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन तय करेगा कब, जब चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, है ना? जैसे देखिए यहाँ भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए देखिए यहाँ पर Q क्या है? Q एक स्केलर क्वांटिटी है। Q इज़ कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते हैं सब लोग? अरे बोलो। तो Q पॉजिटिव भी हो सकता है, Q जीरो भी हो सकता है और Q नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है ऐसा क्या? माइनस, कभी देखें माइनस इलेक्ट्रॉन को देखें, माइनस लगा हुआ रहता है उस पर। हाँ, कहाँ देख ली तुम? मान लीजिए हम एक मेटल का कण लाए, एक पार्टिकल ले आते हैं, उसको फेंकेंगे तो आपको दिखेगा उसमें प्लस ऐसे जा रहा है, माइनस ऐसे जा रहा है, ठीक है? अच्छा, एक काम करते हैं, बहुत बढ़िया एक काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। एक वायर वहाँ से नोच लेते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है? और वहाँ से स्विच ऑन कर देते हैं तो करंट फ्लो करेगा, वायर को ऐसे पकड़ लेते हैं, यहाँ पर उसको कट कर देते हैं कैंची से, कैंची हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर वायर, यहाँ पर तो कटा हुआ नजर आएगा, तो वहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन ढट ढट करके गिर जाएगा और यहाँ ऐसे टीला बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि आपसे पूछ दें, खाली एक बार खाली पूछ दें आपसे कि करंट किसको कहते हैं, सब बोलेगा एक ही बात, फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, फ्लो लीजिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या है? हाँ, क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, एलिमेंटल पार्टिकल है। देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए उधर से करंट आया वायर में, तो इधर ऐसे करने पर तो सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे गिरना चाहिए ना, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो इलेक्ट्रॉन को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं,
बोलते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन को तो गिरना चाहिए, खाली माइनस नज़र आना चाहिए वहाँ। हाँ, क्या आप सोचते हैं कि एक बिलियर्ड बॉल होगा उसमें माइनस लिखा होगा वही इलेक्ट्रॉन होगा? क्या समझते हैं? किसी एटम को हमने तोड़ दिया, मान लीजिए एटम लिया ऐसे हथौड़े से तोड़ दिया, तो उसके एलिमेंटल पार्टिकल्स जो बने उसमें से कि जो प्लस नज़र आ गया उसको प्रोटॉन बोल दिया, जो माइनस नज़र आ गया उसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया, ऐसा है क्या? तो कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन है? बोलो, रदरफोर्ड ने या फिर नील्स बोर ने कैसे पता किया कि इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाए? उसमें माइनस प्लस तो लिखा हुआ था नहीं। आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं ना? 9th क्लास में पढ़े हैं, कोई बात नहीं, 9th क्लास में पढ़े हैं, हम ही 9th क्लास में पढ़े हैं, सोचिए। रदरफोर्ड अल्फा रेज को पास किया था गोल्ड फॉयल से, इसमें से कुछ रेज बीच से टकरा के वापस आ गया था, इससे क्योंकि वो अल्फा रेज पॉजिटिव रेज था और टकरा के आ गया, इसलिए ऊपर चला कि जो बीच में वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और बाकी सब साइड से पास हो गया, मतलब वहाँ पे नेगेटिव नहीं, वहाँ से टकराया और साइड हो गया, इससे पता चला कि वो जो साइड में है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। नहीं उल्टा हो गया। 10 रुपए का और करो। प्रोटॉन का ये क्या बताया था रदरफोर्ड, बस इतना बताया था कि बीच में जो है उसको पॉजिटिव चार्ज था, वो इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्धारित था। तो फिर कैसे होगा? समस्या का समाधान कैसे होगा बताइए? हाँ, समस्या का समाधान कैसे होगा? फिर थोड़ा सा और इन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और बाहर में इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज, तभी तो वो एक ऑर्बिट में मूव करता है। देखिए, रदरफोर्ड का जो गोल्ड फाइल्स पे जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, वो मेनली और मेजर पोर्शन में ये बताया गया था कि कोई भी एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है जहाँ उसका सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, ये बताया गया था, वहाँ उसका सेंटर होता है, ठीक। हाँ, ये बात सही है कि वहाँ पर चूँकि वो अल्फ़ा पार्टिकल रिटर्न बैक हो गया तो एक तो मास का पता चला, दूसरा कि सेम नेचर का होगा, इसीलिए रिपल्शन हुआ, क्योंकि उस समय तक ये डेवलप कर लिया गया था कि सेम चार्ज में अट्रैक्शन नहीं होता है। अट्रैक्शन किस में होता है? अपोजिट चार्जेस, ठीक है। तो प्लस माइनस नहीं होता है, उसके नेचर, उसके प्रॉपर्टीज़ पर हमने डिसाइड किया कि यदि न्यूक्लियस में है तो उसको हमने प्लस कह दिया, और जो न्यूक्लियस के अबाउट ओवरऑल एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसको हमने उसके अपोजिट कहा गया। तो अपोजिट क्या रखेंगे? एक को माइनस रख दिए, एक को प्लस रख दिए, अपोजिट नेचर का है, ठीक है। जैसे भगवान राम को प्लस कर दिया गया और रावण को माइनस कर दिया गया, ठीक है। अब रावण पे माइनस कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, भगवान राम पे प्लस लिखा हुआ है। और जैसे भगवान राम तीर चला रहे हैं, रावण तीर चला रहा है, दोनों का तीर ऐसे से आया, ठीक है। तो जैसे ये रावण का तीर है, ये भगवान राम का तीर है, तो शुरुआत में तो फिल्म को आगे बढ़ाना है ना, तो फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए पहले क्या करेंगे? भगवान राम के तीर को गायब करेगा, फिर रावण हंसेगा ज़ोर ज़ोर से, उसके बाद फिर क्या होगा? रावण का तीर आएगा, धीरे धीरे भगवान राम को तो जिताना भी तो है, तो भगवान राम का तीर आएगा, फिर भगवान राम का तीर यही रह जाएगा, रावण का तीर चला जाएगा। तो भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, हंसने में भी मर्यादा रखते हैं, तो वो ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसेंगे। वो कैसे हंसेंगे? ऐसे हंसेंगे, स्माइल देंगे, मर्यादित है ना, हा 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 करके नहीं हंसेंगे, गैर मैदारित हो गया, ठीक है। तो उनका भी लिमिटेशन है, ऐसा बनाया गया है। भगवान राम को देखते हैं, जब भी उनका फिल्म में, वो खुद बोले ये बात को कि जब उनका एक्टिंग स्टार्ट होता था, पूरा मेकअप होता था, लिपस्टिक पूरा लगा कर भगवान राम ऐसे खड़े हैं, युद्ध भी लड़ने जा रहे हैं, जहाँ पर खाने पीने का ठीक नहीं है वहाँ भी एकदम लगा के ठीक हैं, समझे। तो ये भगवान राम है ना, नहीं समझे। तो वहाँ पर सारा चीज़ आइडियल दिखाया जा रहा है। तो एक प्लस चार्ज दिखाया, एक माइनस दिखाया जा रहा है, एक को सबसे अच्छा दिखाया जा रहा है, एक को सबसे बदमाश दिखाया जा रहा है कि नहीं। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि हाँ भाई, आपके पास तो ऑलरेडी एक पत्नी थी, आप दूसरे की पत्नी को लेके आ गए। अब भगवान राम बेचारा क्या करें, उनके पास तो एक ही पत्नी थी, तो भागे भागे चले आए, ऐसा भी होता है। तो सब कहने का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाया गया पूरी तरह से, है कि नहीं। हाँ, और जबकि कहा गया था कि जो रावण है वो भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। तो चलिए ठीक है, वो हो गया। तो कहने का मतलब ये कि प्रॉपर्टीज़ पे हम डिसाइड करते हैं कि प्लस क्या होगा और माइनस क्या होगा। हम इस बात पे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उस पर प्लस लिखा होगा या माइनस लिखा होगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज क्यों नहीं हो, जैसे कि करंट फ्लो करता है, तो यदि किसी एंड को कट कर देंगे तो चार्ज क्यों नहीं गिरता है? उसका मेन रीज़न ये है कि चार्ज जो है वो विद इन द मेटल फ्री होता है, वो मेटल को छोड़ के बाहर नहीं निकल जाएगा।
समझे? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है, एसएचएम पढ़िएगा तो और अच्छे से समझिएगा उसको। आइए, तो अब यहाँ की कहानी थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखो। तुम क्या लिख रही हो? देखिए F इज इक्वल टू क्यू ई में Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्लस भी होगा, माइनस भी होगा और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। दो कंडीशंस मानते हैं। पहला, फर्स्ट मानते हैं कि Q क्या है? पॉजिटिव है। तो Q पॉजिटिव है तो F बराबर क्या हो गया? Q इंटू ई। अब मान लेते हैं एंड E किधर है? E बराबर है 10 न्यूटन पर कूलम। कितना? ईस्ट डायरेक्शन में, सॉरी ईस्ट नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। 10 न्यूटन पर कूलम आई कैप। ठीक है, अब यहाँ पर F बराबर लिखेंगे तो F बराबर Q, तो Q पॉजिटिव है तो Q रह जाएगा और ये कितना होगा? 10 आई कैप होगा। इसका मतलब है जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का था वही फोर्स का होगा। लेकिन यदि फोर्स पॉजिटिव या यदि चार्ज नेगेटिव है, Q क्या है? नेगेटिव, और E तो हमारा वही है 10 न्यूटन पर कूलम, और क्या डायरेक्शन है उसका? आई कैप। तो अब यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पर F बराबर क्या लिखेंगे? माइनस Q इंटू 10 आई कैप। ये माइनस डायरेक्शन के साथ आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। कभी -3 kg चावल खरीदे हैं? कौन खरीदा है? -3 kg चावल, -2 kg आलू खरीदे हैं? चलिए -2 लीटर दूध, मतलब -2 लीटर दूध का मतलब क्या हुआ समझे? आप उससे 2 लीटर दूध भी नहीं लिए और 2 लीटर का दाम भी दे दिए, उसको कहते हैं -2 लीटर दूध। कभी किए हैं ऐसा? हाँ, तुम बोल रहे हो हाँ? नहीं ना। आइए, तो यहाँ क्या होगा? Q और इंटू 10 और माइनस आई कैप। अब आप सोचिए कि किसी स्केलर वैल्यू के नेगेटिव होने से क्या फ़र्क पड़ा? जो फोर्स वेक्टर है, मेन वेक्टर, उसका डायरेक्शन ही उल्टा हो गया। यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव था तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का था वही फोर्स का था, लेकिन यहाँ चार्ज नेगेटिव था तो जो फोर्स का डायरेक्शन हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर गया। समझ गए? तो स्केलर के मल्टीप्लिकेशन से क्या फ़र्क पड़ता है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला बात हो गया जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब सेकंड पॉइंट होगा जब किसी वेक्टर को न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो। इसका मतलब ये हो सकता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अलग चीज़ है, डायरेक्शन अलग चीज़। अलग चीज़ है, पर इसका मतलब हाँ बोलो। सेंस में तो वही ना हुआ कि अगर इस साइड पॉजिटिव रहेगा तो इस साइड पॉजिटिव रहेगा। और वेक्टर से नहीं मतलब है। यदि जो हमारा स्केलर वैल्यू है, पॉजिटिव रहेगा, डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा, डायरेक्शन भी सेम रहेगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा। हाँ, और अगर मैग्नीट्यूड नेगेटिव रहेगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड आप नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, कहेंगे कि जो स्केलर वैल्यू है उसका साइन नेगेटिव है। हाँ, अपोजिट हो जाएगा। यही बात न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी होगा। मान लीजिए कि हमने न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव रखा है तो जो पॉजिटिव रखा है जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर, उसका जो डायरेक्शन होगा वही रिजल्टेंट का होगा। लेकिन यदि हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव है तो जो वेक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका जो भी डायरेक्शन होगा उसका उल्टा हो जाएगा। दो ही केस है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जीरो होने पर तो जीरो हो ही जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। समझ पाए? क्लियर? क्या वेक्टर क्यों नहीं हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव वेक्टर नहीं पढ़े हम लोग। हाँ, वेक्टर भी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब उसका डायरेक्शन उल्टा हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं F, तो F का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया ना। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव वेक्टर कब कहा जाएगा? जब उस वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन का कोई वेक्टर मिल जाएगा तो। लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं ना है। क्या F का मैग्नीट्यूड E के मैग्नीट्यूड के बराबर है क्या? नहीं, E का मैग्नीट्यूड कम है F के मैग्नीट्यूड से, तो उसका नेगेटिव वेक्टर तो ये नहीं होगा। हाँ, डायरेक्शन यदि E का जो भी होगा उसके अपोजिट हो जाएगा। कब? जब जो चार्ज है उसका वैल्यू नेगेटिव होगा, मतलब उसके साथ नेगेटिव साइन यूज़ होगा। समझ गए? बहुत रेयर ही ऐसे कुछ स्केलर वैल्यू क्वांटिटीज़ हैं जो कि नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। एक्सेप्शनली एक दो हैं। जनरली जो हमारा स्केलर है उसका वैल्यू या तो पॉजिटिव रहेगा या जीरो हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा जनरली। ठीक है, अब आइए सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस का फर्स्ट केस हम लोग देख लिए। एक सेकंड थोड़ा सा पीछे चलते हुए स्केलर वेक्टर में, ये हमारा फर्स्ट केस हुआ।
जिसमें हमने क्या पढ़ा, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, और स्केलर यहाँ बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक, ये बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड। अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस में वेक्टर को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सेकंड केस में एंटर करते हैं। सेकंड केस कहता है कि व्हेन अ वेक्टर is multiplied by, if when a vector is multiplied by a scalar, sorry, a numerical value, अब यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें सबसे पहला केस कि इफ़ मान लीजिए कोई वेक्टर है, मान लेते हैं कि कोई सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर के बारे में कहा गया है 30 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में है। मान लीजिए कोई सी वेक्टर है वो 30 मीटर नॉर्थ ईस्ट में है, एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक, देन इसको ऐसे देन नहीं लिखेंगे, इफ r इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सी, देन फाइंड r वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा कंडीशन हमने लिया है कि एक सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट में है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको पता है ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट, और ये साउथ। तो हमारे पास जो सी वेक्टर है वो सी वेक्टर इस डायरेक्शन में, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट कह रहा है ना, तो सेंटर से पास करेगा। ये हमारा सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 30 मीटर। ठीक, और एक लैम्डा यूज़ हुआ है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि 2 सेंटीमीटर का है। तो रिजल्टेंट आर जो बनेगा, आर बराबर क्या बनेगा, 2 × 10⁻² इंटू 30 नॉर्थ ईस्ट होगा, ये ऐसा लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 × 10⁻² नॉर्थ ईस्ट, ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना, और डायरेक्शन वही होगा जो कि सी वेक्टर का डायरेक्शन है, होगा ऐसा। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो अब ये जो आगे जाएगा, अब ये छोटा होगा उससे या बड़ा होगा, अरे बोलो, जो हमारा सी वेक्टर है 30 मीटर और ये जो वेक्टर आया है ये 30 मीटर से बड़ा है या छोटा है, बोलो, छोटा है। तो हमारा ये वेक्टर जो बनेगा इसको हम आर वेक्टर कह रहे हैं। तो आर वेक्टर के साथ 0.6 ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा जो सी वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड घटा, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू का मैग्नीट्यूड कम था 1 से। यहाँ 30 मीटर था, उसको मल्टीप्लाई किससे किए, 2 सेंटीमीटर से, इसीलिए उससे कम रहा। अब सेकेंड केस में मान लीजिए, सपोज सेकेंड केस में इफ मान लीजिए कि कोई हमारे पास क्यू वेक्टर है और क्यू वेक्टर 2 न्यूटन और यहाँ पर लिख लीजिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, वेयर के क्या है, -3 आप कह लीजिए न्यूटन, मीटर ले लीजिए, चलिए ठीक है, -3 मीटर। तो अब आपके पास मान लीजिए पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू वेक्टर। आपसे पूछ रहा है फाइंड पी वेक्टर का आपको पोजीशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है। अब क्यू वेक्टर कितना है, 2 न्यूटन है और किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट में। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट और ये क्या हो गया, क्यू वेक्टर। अब ये 2 न्यूटन का है, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख लेंगे, 2 न्यूटन लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास के एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि -3 है और पी वेक्टर कैसे डिफाइंड हुआ है, के इंटू क्यू से। तो हम पी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू -3 इंटू 2 और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये माइनस इसके साथ आएगा तो ये 6 हो जाएगा और नॉर्थ वेस्ट का उल्टा क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट है ना, तो नॉर्थ वेस्ट का उल्टा ये होगा
तो ये कौन सा वेक्टर होगा? पी वेक्टर। अब पी वेक्टर ये तो ईस्ट है और ये क्या है? साउथ है, तो ये कि साउथ ईस्ट होगा। हाँ, तो 6 और ये न्यूटन मीटर और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट क्या? -6 कैसे होगा? अरे -6 कैसे होगा? नेगेटिव, यही चीज़ तो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है। जैसे माइनस का अपना मैग्नीट्यूड के साथ कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। माइनस कहीं भी लगा हुआ है फिजिक्स में तो आप समझेंगे कि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे बहुत सारे केस में जब हम लोग वर्क पढ़ेंगे तो वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। वहाँ पर चूंकि वो स्केलर क्वांटिटी तो वहाँ माइनस होने का मीनिंग समझेंगे। लेकिन जहाँ वेक्टर की बात होगी वहाँ माइनस मतलब डायरेक्शन का उल्टा होना। इसीलिए -6 भी यहाँ लिख सकते थे, -6 यहाँ लिखते तो यहाँ पर डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट लिखते। लेकिन जब यहाँ माइनस हटा लिए तो डायरेक्शन देखिए नॉर्थ वेस्ट से किधर कर दिए? साउथ वेस्ट कर दी। जस्ट अपोजिट हुआ। आप कह सकते हैं इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, क्योंकि साउथ ये कौन सा है? ये नॉर्थ वेस्ट है, उसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ठीक है। डायरेक्शन, अब मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर तो न्यूमरिक का वैल्यू -3 पहले से है और Q का वैल्यू 2 है, तो उससे ये बड़ा वैल्यू होगा। इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा किसके? Q के मैग्नीट्यूड से। समझ पाए इस बात को? तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन सेम रह जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन बदल जाएगा। यही चीज़ हम लोग उसमें भी देखे थे। समझ गए? तो यहाँ से राइट डाउन करना स्टार्ट किए। क्या? नेगेटिव वेक्टर तब होता ना जब मैग्नीट्यूड बराबर होता। तो नेगेटिव वेक्टर नहीं होगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। समझ पाए? चलिए, और शुरुआत से और पहले से है यहाँ से। चलिए लिखिए शुरू कीजिए लिखना। मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं होता। फिजिकली भी आप देखिए मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं होता। आप 3 kg के आगे माइनस लगा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई अ वेक्टर। लिखिए, हेडिंग दीजिए और मेरी तरह 2 स्टार बनाइए। एकदम अच्छे से सुंदर से बनाइएगा, लगे कि हाँ स्टार बना है, लगे नहीं कि हाँ कोई मतलब चूहा हुआ आकर के कुछ करके चला गया। ठीक है। डबल स्टार बढ़िया से बनाइए। पहला स्टार 11th के लिए, दूसरा स्टार 12th के लिए, दोनों में काम देगा। ठीक है। एकदम आँख, नाक, कान सब एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। बहुत बढ़िया से समझिएगा। आज हम लोग बात करेंगे, जितना टाइम हुआ है उसके अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट पर, मतलब स्केलर प्रोडक्ट पर। एक बात कर लेंगे, फिर एक आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। उसको हो सकता है कल देखेंगे, नहीं तो आज ही होगा तो आज ही देख लेंगे। तो देखिए, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जब हम इससे पहले क्या पढ़े? वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई। तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तरह के हमारे पास रिजल्ट आएंगे। एक कंडीशन आएंगे। पहला कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं समझ में आएगा? कोई जानता है क्यों? हाँ, रिजल्ट स्केलर आता है इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। या 2 तरह का दूसरा जो प्रोडक्शन मतलब कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे उसका तरीका क्या है? तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट ये नोटेशन है और इसी को हम क्या बोलते हैं? बोलो, वेक्टर। अरे बोलो, वेक्टर प्रोडक्ट। कितना अच्छा से लिखा हुआ है, ठीक तो लिखा हुआ है? तो बोलिए, क्लियर है ये? तो वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट। जैसा कि आपको रिजल्ट देखकर लग रहा है कि इसमें जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी क्या होगा? वेक्टर होगा। और यहाँ जो रिजल्ट निकल के आएगा वो, तो ये थोड़ा आरामदायक होगा। आरामदायक मतलब यदि हम रिजल्ट निकाल करके स्केलर ला रहे हैं तो डायरेक्शन की चिंता ही नहीं करनी, तो थोड़ा आरामदायक है। मतलब हमको एक पक्ष के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ एक पार्ट के बारे में सोचना है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर होता है। तो हमें वहाँ मैग्नीट्यूड भी देखना पड़ेगा
डायरेक्शन भी। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहले इजी वाले को देखते हैं, वो क्या कहता है, क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, उसको देखेंगे ध्यान से। ज़्यादा यूज़ वो डिपेंड करता है कि कैसा हमारा कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग करता है। जैसे टॉर्क, तो टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वर्क डॉट प्रोडक्ट होता है, एनर्जी स्केलर है ना, एनर्जी का कोई डायरेक्शन होता है क्या? एनर्जी का डायरेक्शन होता है। मान लीजिए हम 5 kg का कोई वज़न ऐसे उठा रहे हैं, तो उसका कोई डायरेक्शन है क्या? वो एनर्जी का, फोर्स का है, डिस्प्लेसमेंट का है, लेकिन एनर्जी का डायरेक्शन नहीं है। समझे? हमारे मसल्स वर्क कर रहे हैं, हमारे मसल्स के पास एनर्जी आया, मसल्स के पास एनर्जी कहाँ से आया? जैसे आप पढ़ते हैं ना कि एक केला आप खाएंगे तो उससे 200 कैलोरी एनर्जी आएगा। यदि आप एक सेब खा लेते हैं तो 160 या जो भी हो, हमको नहीं पता कितना, लेकिन 160 मान लीजिए कि किलो कैलोरी एनर्जी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि खाने वाले चीज़ों से आप खाते हैं तो कैलोरी में एनर्जी मिलता है। अब वो जूल में क्या होगा वो अलग बात है, वो भी एनर्जी है ना। और जो फल है या फिर और भी खाने के जो सामान है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो उसका एक डायरेक्शन होता, तो हम जब मान लीजिए कि फल खा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खाते हैं ना। यदि मान लीजिए कि हम घर जाकर एक केला खाएं, यहाँ बैठ के एक केला खाएं, तो एनर्जी दोनों में बराबर मिलेगा हमें या फिर अलग अलग मिलेगा? यानी कि एनर्जी इंडिपेंडेंट है लोकेशन से, एनर्जी इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन से, है कि नहीं? समझ गए? तो एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मान लीजिए कि हम 2 केला खा लिए, क्या कोई मान लीजिए कि कोई जानवर है गाय, वो 2 केला खा ले तो उसको एनर्जी कम मिलेगा क्या? नहीं, एनर्जी तो सेम मिलेगा, लेकिन उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। क्या सही कह रहे हैं ना? तो एनर्जी का कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है। उसी तरह बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिनका कि कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता, ठीक। तो उसको हम लोग किस में रखेंगे? स्केलर में रखेंगे। अब आइए डॉट प्रोडक्ट में, तो हम पहले ये लेके चलते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, समझ गए? तो डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। कोई भी एनर्जी का डायरेक्शन नहीं रहता। जब वो एनर्जी हो ही गया, जैसे फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, सेंट्रीपेटल फोर्स हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, टेंशन फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, नॉर्मल फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो दुनिया का, XYZ कोई भी फोर्स, सबके पास डायरेक्शन होगा, है ना। मान लीजिए कि एक भाई है, उसके पास 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं और एक सिर है, तो क्या दूसरा भाई के पास कोई अलग होगा क्या? उसका पूंछ निकला होगा, वो भी तो भाई है ना उसका, तो उसका भी तो सेम कंडीशन होगा। आप कहिए कि कोई भी भाई का सिर नहीं होता है क्या? सर, सबका सिर होता है। मेरी बात की गहराई को समझे, समझ पाए? अब यहाँ पर इस धीरे इसलिए है क्योंकि सेंसिटिव इशू है। इसको पढ़ेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट। तो सर डॉट से ही क्यों डिनोट करते हैं? डॉट प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। बहुत ही आसान है, मतलब इतना आसान है कि मतलब क्या कहें, बहुत ही आसान है। आइए चलो यहाँ देखो, अब कौन माहौल बना रहा है? कुछ देर में अब निकालोगे ग्लास, बोलोगे चलो चीयर्स करें। आइए हम लोग लेते हैं XY प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? XY। कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये इसको XY प्लेन बता रहा है। क्या ये XY प्लेन नज़र आ रहा है? हाँ, तो यहाँ कुछ होगा अभी थोड़ा देर के लिए, ध्यान से फोकस होकर के देखिएगा, समझ गए? कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना है। और इसको जब हम बोलते हैं कुछ हो रहा है तो किसी को कुछ हो ही जाता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर, समझे? और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि एक वेक्टर है। सर उतना देर से तो यही सुनते आ रहे हैं, वेक्टर है वेक्टर है वेक्टर। उसके बाद अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सर, ठीक, चलो थोड़ा समय दो। और ये वेक्टर B है, ठीक, और उनके बीच का एंगल थीटा, सेंटर पॉइंट O है ना। तो वेक्टर A वेक्टर B, उनके बीच का एंगल, ठीक। अब मान लीजिए सपोज करें हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यदि आपकी इजाज़त हो तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं।
ठीक, तो ये पॉइंट को एम पे कट किया, तो क्या ये बी कास थीटा कहलाएगा? ठीक, और यदि ये इस पर परपेंडिकुलर चला जाए और इस पॉइंट को एन कहें, तो ये क्या होगा? ए कास होगा। ऐसा कुछ हुआ? कुछ हुआ? तो ये जो ओ एन है, ओ एन को हम क्या बोलेंगे? ए कास थीटा। और ओ एम है, ओ एम को क्या बोलेंगे? बोलो, बी कास थीटा। ऐसा बोल सकते हैं ना? ऐसा हम क्यों किए? सबसे बड़ा प्रश्न है काहे। ठीक, अब उस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। देखिए क्या कहता है लॉ, क्या कहता है कि कोई वेक्टर मान लीजिए ए है और उसको हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं वेक्टर बी के साथ। चूँकि मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स का हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे? डॉट प्रोडक्ट के थ्रू। तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो थीटा क्या है? वेयर, ध्यान समझिए, वेयर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, बी का मॉड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, और थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट बी का मतलब हो गया फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ठीक है, इसको रीअरेंज करके हम थोड़ा लिख सकते हैं, इसको भूलिएगा नहीं, अभी तुरंत ये फिर से यूज़ होगा। ओ शिट, कुछ दाब दिए क्या? चलिए, इरेजर पे हाथ गलती से चला गया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे। तो यहाँ कुछ क्या दिख रहा है? ऐसा कुछ बी कॉस थीटा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा, फिर आपको यहाँ रिजल्ट मिलेगा। लिखेंगे ए और इसको क्या लिखेंगे? ए परपेंडिकुलर ऑन बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? सॉरी, बी परपेंडिकुलर ऑन ए, तो लिखेंगे बी परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए। क्या ऐसा लिख सकते हैं? ठीक, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ए डॉट बी, तो यहाँ पर बी ए कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं, चूँकि स्केलर वैल्यू है ना। तो ये वैल्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, लिख सकते हैं ऐसा। परपेंडिकुलर कैसे हुआ? बी से परपेंडिकुलर कैसे नहीं हुआ? अब देखिए कौन सा ट्रायंगल, ओ एम, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए Q और इस पॉइंट का नाम रख दीजिए P। तो ओ एम क्यू में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना? राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये राइट एंगल हो गया। चलिए इसी को थीटा ले लीजिए, तो ये कॉस आया ना, तो परपेंडिकुलर हुआ ना। कौन परपेंडिकुलर हुआ? वेक्टर बी का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट आया ना ए पर। अब यदि इसको ऐसे लेंगे तो यहाँ तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो फिर ये ट्रायंगल कौन सा? ओ पी एन, इस ट्रायंगल में क्या देखेंगे? वेक्टर ए का परपेंडिकुलर आ रहा है बी पर, आ रहा है ना? नहीं समझ में आया? मतलब यदि हम Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ गिर रहा है ना उस पर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। ठीक है, तो ये लेंथ तो परपेंडिकुलर कहलाएगा। अरे वो ट्रायंगल में वो लेंथ को कह रहे हैं, लेकिन जब ए पे गिरेगा तो वो उसका ए का जो लेंथ कट करके आएगा वो उसका परपेंडिकुलर वैल्यू कट करके आएगा ना। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तभी तो ओ एम मिल रहा है। हाँ, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तभी तो ये मिला। अब एक परपेंडिकुलर उस पर गया बी पर, तब ना ए कॉस थीटा मिला।
और हमको उसी डायरेक्शन में वेक्टर के लेना है। समझ पाए? तो यदि मान लीजिए हम a cos थीटा, सपोज थोड़े देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, ऐसे कर दे तो a cos थीटा एक वेक्टर मिल रहा है। a cos थीटा वो वेक्टर है जिसका कि वेक्टर b के साथ एंगल क्या है? हाँ, एक ही डायरेक्शन है तो थीटा 0 होगा ना। अब पूरा दुनिया जानता है cos 0 1 होगा। चलिए ठीक, थोड़ा सा आपके लेवल को बढ़ाते हुए यदि हम ए बी लिख रहे हैं, एक डॉट बी लिख रहे हैं, ठीक है, तो देखिए ए और यहाँ बी कॉस थीटा है, ठीक है। तो अब बी कॉस थीटा एक वेक्टर है, देखिए बी कॉस थीटा एक वेक्टर है ना, बी कॉस थीटा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ओ एम वेक्टर ही बी कॉस थीटा है, तो उसका डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में है। तो इसको मान लीजिए एक वेक्टर और इसको मान लीजिए एक वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा? बोलिए, ए डॉट ओ एम वेक्टर, रिजल्ट क्या निकल के आएगा? ए बी कॉस थीटा इनटू कॉस 0। ए डॉट ओ एम वैक्टर कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट निकल के आया? ए बी कॉस थीटा, यानी कि वेक्टर ए डॉट ओ एम वैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी होगा, सॉरी ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी होगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? आपने जिद किया इसलिए थोड़ा बढ़ गए आगे, आप थोड़ा सा और जिद बढ़ाइए, हम और बढ़ जाएंगे आगे। अच्छा, ये समझ में आया, ए वेक्टर डॉट किए ओ एम वैक्टर के साथ, तो ए कॉस ए इंटू बी कॉस थीटा इंटू कॉस 0। कॉस 0 क्या है? कॉस 0 में 0 क्या है? हाँ, एक तो एंगल है वेक्टर ए और बी कॉस थीटा जो वेक्टर है, जिसको हम ओ एम वैक्टर भी बोल सकते हैं, उनके बीच का एंगल, और उनके बीच का एंगल 0 है। तो कॉस 0 क्या हुआ? 1। तो फिर फाइनल रिजल्ट क्या है? ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा है क्या? ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। समझ पाए? लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ें। बी कॉस थीटा की जगह पे ये हम दो वेक्टर हैं हमारे पास, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ओ एम है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं ना। ओ एन का एम है ना, यहाँ ये क्या है? अरे बोलो, एम है, तो ओ एम वैक्टर लिए ना। अब एम से आगे नहीं ले सकते हैं क्योंकि वहाँ तो परपेंडिकुलर वहीं ड्रॉ हो गया ना, तभी ना हम उसको बी कॉस थीटा बोल रहे हैं। वो आगे बढ़ जाएगा तब थोड़ी ना बी कॉस थीटा बोलेंगे, 90 डिग्री होगा ही नहीं तब। तो ए इंटू बी कॉस थीटा है। कौन? ए डॉट ओ एम है इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। नहीं, देखो ओ एम का मैग्नीट्यूड कितना है? बी कॉस थीटा, तो ओ एम की जगह पर बी कॉस थीटा लिखेंगे ना, और ए की जगह पर ए लिखेंगे, तो ए इंटू बी कॉस थीटा लिखे। अब उसके बाद दोनों के बीच का एंगल लिखेंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या है? ए बी कॉस थीटा, यही तो हमारा ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी है। ठीक है, उसी तरह हम यदि लिखना चाहें, देखिए यहाँ पर यदि उसी तरह हम लिखना चाहें बी डॉट ए कॉस, बी डॉट क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, वी वैक्टर डॉट क्या लिख सकते हैं? ओ एन वैक्टर, तो क्या निकल के आएगा? बी ए कॉस थीटा और कॉस 0। तो फाइनली बी डॉट ओ एन इज इक्वल टू क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। और ये रिजल्ट क्या हुआ? ए डॉट। क्या ये बात से आप सहमत हैं? बोलिए। कुछ काम हो रहा है, ठीक से थोड़ा हिलेगा वो।
ठीक है। अब मान लीजिए कोई फिजिकल प्रॉपर्टी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लेते हैं फोर्स है, या मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन। सपोज फोर्स के बाद बात करते हैं, बहुत कॉमन फिजिकल क्वांटिटी है वो और बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में सबसे आदरणीय फिजिकल क्वांटिटी है वो, तो उसी से सब कुछ कनेक्ट होता है। टॉर्क भी लगेगा तो बिना फोर्स के नहीं लगेगा, बॉडी डिस्प्लेस भी होगा तो बिना फोर्स के नहीं होगा, बॉडी को रोकना होगा यदि डिस्प्लेस कर गया तो भी बिना फोर्स के नहीं होगा। हर परिस्थिति में आपको किसके विषय में ज्ञान करना पड़ेगा? फोर्स के बारे में। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो भी बॉडी पर लग रहा है फोर्स, और यदि कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो भी फोर्स लग रहा है। बॉडी रेस्ट में है तो सारे फोर्सेस का समेशन 0 है, बॉडी मोशन कर रहा है और मोशन यूनिफॉर्म है तो सारे फोर्सेस का समेशन 0 है, और यदि बॉडी मोशन कर रहा है और उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है तो फोर्सेस का समेशन 0 नहीं है। लेकिन फोर्सेस तो सब जगह है ना। जैसे ये रॉड पे ये कैमरा लगा हुआ है तो ये इस पर भी जो नेट फोर्स है वो 0 लग रहा है, तभी तो ये रेस्ट पे है। यदि नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो कुछ होगा, और जिधर होगा उधर वो बॉडी मूव कर जाएगा। ठीक है, हम लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं तो आपके बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है? 0 है, तभी तो आपका बॉडी रेस्ट में है। ठीक, और जब आप चलना स्टार्ट करते हैं तो आप ग्राउंड पर फोर्स लगाते हैं, उसके पैरेलल में, उसके रिएक्शन में ग्राउंड आप पे फोर्स लगाता है। तो आप जो ग्राउंड पर फोर्स लगाए, ग्राउंड ने उसके रिएक्शन में आप पे फोर्स लगाया और उस रिएक्शन फोर्स के कारण आप आगे बढ़ गए, तो आपका बॉडी मोशन में आएगा तब तक जब बॉडी पर नेट फोर्स लगता रहेगा, मतलब रिएक्शन लगता रहेगा। यदि रिएक्शन बैलेंस हो गया तो आप रेस्ट में आ जाएंगे, या यदि रिएक्शन बैलेंस हुआ और आप मोशन कर रहे हैं तो मोशन ही करते रह जाएंगे। तो जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से कोई बॉडी बाहर चला जाता है तो वो बॉडी जिस स्पीड से, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड से वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता चला जाता है जब तक कि उसको डिस्टर्ब नहीं करे कोई। ठीक है, तो इसीलिए सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से बाहर निकाला जाता है, तो उसको मूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए या फ्यूल का जो बर्न होगा, थ्रस्ट चाहिए, वो थ्रस्ट बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए एक प्लस पॉइंट होता है कि उसको हम लोग आगे आराम से कम एनर्जी में भी प्रोपेगेट करा सकते हैं। समझ गए? लेकिन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से बाहर निकालने के लिए 90% फ्यूल बर्न हो जाता है, क्योंकि उतने, हाँ, इसीलिए क्योंकि उसको उससे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। फोर्स लगाएगा, रिएक्शन मिलेगा, तभी तो थ्रस्ट मिलेगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज़ ये बताता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे बिहेव करेगा, कहाँ पर यूज़ करेंगे, कैसे कैसे उसको रिलेट कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टीज़ है, ध्यान से देखिए, तो इट ऑलवेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है आप सबको पता है, सब लोग अब महंगे स्कूल में पढ़े हैं, है ना। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और वो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वेक्टर बी के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए है डॉट वेक्टर बी, तो रिजल्ट क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा आएगा। ठीक, और यदि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करेंगे तो क्या आएगा? बी ए कॉस थीटा आएगा। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसको भी तो हम ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या हुआ? ए डॉट बी हुआ ना। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अरे बोलो, जितना जल्दी बोलिएगा उतना जल्दी हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। ठीक, दूसरा, इट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड। इट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर और यहाँ डॉट करेंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर वेक्टर ए डॉट बी प्लस, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस सी। ऐसा कर सकते हैं क्या? बोलिए, समझाइए, क्या ऐसा कर सकते हैं? बोलिए। या ये ना लिख करके हम क्या लिख सकते हैं?
जैसे ए डॉट, तो ए डॉट बी, तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ऐसा कर सकते हैं क्या? तो ऐसा कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हम उसको, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। ये हमेशा नहीं कि क्रॉस प्रोडक्ट में भी होगा, देखना पड़ेगा उसमें। ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तीसरा हम लोग आते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज़। थर्ड प्रॉपर्टीज़ कहता है, ध्यान से समझिएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, कौन सा वेक्टर, ए, with itself always gives square of its magnitude। बोर नहीं ना हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा सर। कोई बात नहीं, समझते हैं इसको बढ़िया से। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इस वेक्टर ए विथ इटसेल्फ ऑलवेज गिव स्क्वायर ऑफ इट्स। जैसे एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है, अरे सुनो पहले, ये मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है जो कि एक्स एक्सिस से 38 डिग्री पर है, ठीक है, और इस वेक्टर का डॉट इसी के साथ लेंगे तो ये वेक्टर भी फिर से इसी पे जाएगा। अरे होगा ऐसे, ठीक। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, 0। दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर हैं, वेक्टर ए भी होगा जिस एंगल पर, वेक्टर ए भी उसी एंगल पर होगा, दोनों तो सेम वेक्टर हैं, तो उनके बीच का एंगल 0 हो गया। अब तो यहाँ थीटा क्या होगा, समझ पाए? तो आप जानते हैं इस बात को अच्छे से, सारा बच्चा जानता है। इवन कि आप कहीं भी जाइएगा तो आपको कोई भी पूछेगा तो बताएगा कि ए डॉट ए क्या निकल के आएगा, ए कास 0। तो क्या होगा ये, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर। उसी तरह सिमिलरली क्या निकल के आएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी स्क्वायर। हमें पता है, मान लीजिए अब हम काम की बात करते हैं, तो काम की बात में जैसे आई कैप पहला ले लेते हैं, आई कैप डॉट आई कैप, पूरा दुनिया जानता है क्या होगा, 1 होगा नहीं होगा, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, 1 होगा। सेकंड में आ जाइए, जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा, 1। थर्ड में आ जाइए, के कैप डॉट के कैप 1। फोर्थ में आ जाइए, आई कैप डॉट जे कैप 0। उसके बाद 5 में आ जाइए, आई कैप डॉट के कैप। उसके बाद 6 में आ जाइए, जे कैप डॉट के कैप। कुछ बचा क्या? अब काहे नहीं जानते हैं तो फिर से पूछ लीजिए। हाँ पूछिए, कौन पूछ रहा है काहे? हाँ, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, ठीक। और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0। तो cos 0 कितना, 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा? सब तो तुम जानते हो, भगवान कृष्ण के अवतार हो तुम। बस खाली थोड़ा सा ऐसे करने की जगह पढ़ाई कर लो। क्या बचा? सब तो तुम बोल ही दिए। अभी भी मन में है काहे? अब नहीं है।
छापना नहीं है, रुक जाइए, अभी फिल्म ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, आई कैप किधर होगा? एक्स एक्सिस में। जे कैप किधर होगा? और उनके बीच का एंगल cos 90। आज आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आप घर से जाइए, यहाँ से जाइए, बाहर में कोई ऑटो वाला मिल जाए, उससे पूछ के देखिए cos 90 क्या। आप उसको आई डॉट जे बोल के देखिए, आपको बैठाएगा भी और 90 भी बोलेगा। अच्छा, इतना सीधा कोई है अभी के बच्चा है? अभी ऑटो वाला कहीं किडनैप ना हो जाए, आजकल का बच्चा वैसा ही है। झूठ मूठ के कैसे बोलेगा भैया यहाँ से राइट लीजिए, तो हम गूगल पे देख रहे हैं, राइट लेके और सीधे कहीं पर ना सुनसान जगह पे लेके जाके छीन लेगा, यही से में सब कोई छीन लेगा। ऑटो वाला का ही ऑटो चोरी हो गया। आपको क्या लगता है राजगीर आपको हम नहीं घुमा सकते हैं क्या? घुमा सकते हैं। अब पता बस किडनैप कोई कर लिया तो हम क्या करेंगे? हाँ, कोई नहीं करेगा, इसी में से कोई कर सकता है। अब ये मतलब ऐसा लग रहा है अभी से परेशान हो गया, 1 साल हो गया क्या यार? अच्छा, घुमा देंगे, पहले अच्छे से पढ़ाई तो करिए। हो जाएगा कब? मतलब क्या आप कब से पढ़ना शुरू कर देंगे बताओ? चलिए, ये हो गया। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी तो समय ही क्या हुआ है। आइए, फ़ोन नंबर। कल ये चारों प्रॉपर्टीज एकदम उंगली पे होना चाहिए, फिंगर टिप पर। तुम कहाँ उठ बैठ कर रहे हो जी? पेन गिर गया। फ़ोन नंबर पे आइए, देखिए ध्यान से, कितना अच्छा बात है ये। मान लीजिए कि एक वेक्टर है A, ठीक, एक दूसरा वेक्टर है B, और वो दोनों एक दूसरे से, अरे बोलो, 90 डिग्री या π/2 पर है। कितनी अच्छा बात है, अच्छा है ना? दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होगा? AB cos 90 होगा। इसका मतलब वेक्टर A डॉट वेक्टर B का रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस पर नीट पे भी क्वेश्चन उठा था, ध्यान से समझिएगा। यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा कहा जा सकता है क्या? अभी साउथ इंडियन मूवी हम देख रहे हैं, ज़्यादा है नहीं होता है, बात बोल के फिर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तुम उसके साथ में गए थे, तुम उसके साथ में गए थे, तुम लोग शादी करना चाहते हो क्या? ऐसे पूछता है वो लोग। साउथ इंडियन मूवी में ऐसे ही चलता है। हाँ, अरे वो फिल्म की एक डायलॉग था, वही हम बोल दिया आपको। देखिए यहाँ पर A डॉट B, ठीक है, सुनिए यहाँ पर ध्यान से, A डॉट D, तो यहाँ पर एक दूसरे के बीच में, अब हमको यहाँ समझिए, यहाँ वेक्टर A डॉट B, सब लोग ध्यान से देखिए, A B cos थीटा। अब समझिए यहाँ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब कब हो सकता है? या तो A 0 हो जाए, या तो B 0 हो जाए, या उनके बीच का एंगल 90 हो जाए। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then their dot product always be 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एकदम बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स, ठीक, इसका कन्वर्स क्या कहता है कि इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 देन दीज टू वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर। कैसे? ऐसे ही गलत? ऐसे कैसे? नहीं ऐसे कैसे? ठीक है, इफ इफ डॉट प्रोडक्ट कह लीजिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is 0, then it is not necessary
that these two vectors are perpendicular to each other. ठीक है, नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है। सी होगा यहाँ क्या है, डबल सी होगा क्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जीरो होना इस बात पे भी हो सकता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो हो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जीरो हो। तो इस केस में भी हो सकता है कि उनका रिजल्ट क्या आ जाए, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए। लेकिन यदि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। लेकिन यदि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर होगा। तो फॉर, यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिए, फॉर टू वैक्टर्स, फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर, फॉर डॉट प्रोडक्ट of two vectors, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, टू वैक्टर्स यानी कि a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड a वैक्टर का मॉड इज नॉट इक्वल टू 0, b वैक्टर का मॉड इज नॉट इक्वल टू 0, देन वैक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वैक्टर b। समझ पाए? समझ गए आर्यमन? हाँ, क्या बोलो जोर से, अच्छे से। इतना देर में कुछ बोला नहीं यार, अभी भी एनर्जी डाउन है। अभी भी हमको देखो, हम कितना देर से बोल रहे हैं, लगभग मिला जुला करके तो 1.5 घंटा हो गया ना। हाँ, मिला जुला के 1.5 घंटा हो गया ना, 2 घंटा या 1.5 घंटा, ज़्यादा बोलिएगा 1 घंटा 10 मिनट कर देंगे। 1 घंटा 5 मिनट से कर रहे हैं तो देखिए मेरा एनर्जी डाउन हुआ है क्या? नहीं, बस अभी 3 घंटा और पढ़ा सकते हैं। बस एक बार मौका देके देखिए। आपकी उम्मीद पे हम खड़े नहीं उतरे तो बैठ के भी नहीं उतरेंगे, ठीक है। आइए, तो कन्वर्स समझ गए, इस पर नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप देखिएगा, आपके सीट में भी मिलेगा आपको, ठीक है। और कल सीट कंप्लीट करके दिखाना है। नहीं, अभी क्वेश्चंस कराएंगे, चलिए कल ही करा देंगे, इसको समझ लीजिए पहले, ठीक है। दो थ्योरी नहीं खत्म हुआ अभी और थ्योरी चलता रहेगा। रुक जाइए, थोड़ा लेवल और बढ़ाइए, पानी उनी पी के बढ़िया से एकदम, थोड़ा एनर्जी लेवल ग्लूकोज वगैरह पीजिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। ये इससे पहले वाला ये हो गया था ना। चलिए छापिए, सब लिखा हुआ है, कोई छूटा हुआ नहीं, छापिए। सेवा का मौका आप लोग नहीं दे रहे हैं।